के लिए, और ख़ासकर ये जम्मू का ट्रेड था और इसमें काफ़ी सारे लोग 99.9% लोग जम्मू के लोग थे जो काम कर रहे थे, वो आज बेरोजगार हो गए। लिकर के कारोबार में कार्टेलाइजेशन को और ये कहा गया कि माफिया राज को रोकने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, लेकिन जो नई एक्साइज पॉलिसी जिस समय बनी थी उस समय भी जो छोटे शराब के कारोबारी थे वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को ये कहा कि वो परिवार जो सालों से इस कारोबार के साथ जुड़े हैं, एकदम से आप उनसे उनका लाइवलीहुड छीन रहे हैं। उसके बाद इनके पास ऑप्शन नहीं है कि जो लोग सालों से एक शराब की दुकान चला रहे थे, उनका लाइसेंस जो है वो ईयरली रिन्यू हो रहा था, अब वो नया काम कैसे करें। और ई बिडिंग का भी जो प्रोसेस सरकार ने शुरू किया उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि काफी अनफेयर प्रोसेस है, इसमें जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें उतना मौका नहीं मिल पाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जम्मू कश्मीर वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और फिलहाल स्पोक्स पर्सन चरणजीत सिंह है। चरणजीत जी, मैं जानना चाहूंगी कि उस समय तो बहुत हंगामा हुआ था जिस समय एक्साइज पॉलिसी नई आई थी, अब लगभग जो है उसको भी काफी समय बीत चुका है। नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद और ई टेंडरिंग होने के बाद जिस तरीके से शराब का कारोबार अब चल रहा है, कैसे देखते हैं उसे? देखिए अपना पल्लवी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका और आपके चैनल का, कि आपने एक मौका निकाला हमें बात रखने का। उसमें ऐसा है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी 2020-21 को आई तो हमने काफ़ी सारा प्रोटेस्ट अपना दिखाया कि ये पॉलिसी जो है ये यहाँ पे मत लाएं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वो एक एक दुकान लेके काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जो लाइसेंस है ये कोई हमें खैरात में मिले, ये एक पूरे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो एक्ट परमिट करता था उसके तहत ये लाइसेंस मिले, और उस बिना के ऊपर हम ये लाइसेंस जो थे वो चला रहे थे, जो कि एनुअल बेसिस पे ये रिन्यूअल हुआ करते थे और वो एक्ट उसको परमिट करता था। तो उसमें अब इन्होंने ये प्रोसेस जो है ई बिडिंग का लाया, तो हमने एक अपना प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया कि भाई ई बिडिंग में हमारे जैसे लोग जो हैं वो नहीं बैठ सकते हैं, अगर बैठेंगे भी तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बिड जो है, अभी आपने पिछले दिनों भी सुना होगा या पिछले साल भी सुना होगा कि दुकानें जो हैं काफ़ी सारी अमाउंट उनकी काफ़ी सारी बिडिंग जो है वो बहुत सारी बढ़ गई। तो हमें ये भी था कि ये इतनी बिड जो दे रहे हैं इतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं था, और जो कि आज आप देख रहे हो कि 1.5 करोड़ की भी बिड्स जो है वो देखने को मिली। आपसे जानना चाहूंगी जनरली भी कि एक जो छोटा कारोबारी है वो क्यों नहीं इस बिड में पार्टिसिपेट कर पा रहा, और क्या चीज़ है जो रोकती है उसे कि वो भी इतना जो है वो बिड कर पाए? देखें पल्लवी, ऐसा है कि जो आज की पॉलिसी है जो बिडिंग वाली है, बिडिंग में ये है कि एक माइंडसेट जो है वो आदमी का होना चाहिए। हम एक दुकानदार थे, एक दुकानदार की हैसियत से हम काम करते थे और एक बड़े अच्छे सिस्टम में हम लोग डले हुए थे, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं थी, पूरा चेक था डिपार्टमेंट का, और एक एक जो कतरा था उसमें शराब का उसका पूरा काउंटेड था वो। और आज ये जो सिस्टम है, पहले तो हम इसको compete नहीं कर सकते क्योंकि इतना हमारे पास सरमाया नहीं है। हमने जितने साल भी काम किया, हमने उल्टा आज की डेट में हमने लाइबिलिटी अपने ऊपर खड़ी की, जो कि बैंक्स लाइबिलिटी हैं, हाउसिंग लोन है, और छोटे मोटे जो लोन होते हैं, एजुकेशन लोन है, बच्चे पढ़ाए हमने, अच्छी क्वालिफिकेशन दी हमने। तो ये है कि आज हम, अगर आप कहो कि उस बिड में हम क्यों नहीं बैठ सकते, आज ये सिस्टम नहीं है। आज आप माहौल देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि हमारे ज़माने में भी ओवर चार्जिंग हुआ करती थी। 1-2 रुपया कभी कभी सेल्समैन लेते थे, तो डिपार्टमेंट ने शिकंजा जो है वो कसा हमारे ऊपर। तो हालांकि कसूरवार सेल्समैन थे और सज़ा हमें मिलती थी। 15,000 रुपये का उस ज़माने में फ़ाइन हुआ करता था 1 रुपये के ऊपर। तो उसमें हमने तंग आके गवर्नमेंट को कहा कि यार ये अगर 74 रुपये की कोई चीज़ है, तो अगर 75 रुपये लड़का हमारा ले रहा है, आप इसको 74 को आप 75 में ले जाओ, आप ही ले लो, या इसको 70 में ले जाओ, इसको राउंड ऑफ करो, इसको राउंडिंग में लाओ, जबकि 70, 80, 90, 100 इस तरीके से हो।
ताकि ओवर चार्जिंग, हालांकि हमें जो कुछ सेल्समैन थे, सभी तो नहीं, कुछ सेल्समैन थे, उनकी भी निराशा हमें देखने को मिली कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम बड़े लायल थे टुवार्ड्स डिपार्टमेंट, अपने बिजनेस को लेकर और लोगों को लेकर, जो हमारा कंज्यूमर था, कि भाई उसको भी नुकसान ना हो। शायद आज ओवरचार्जिंग का क्या हाल है मार्केट में? क्या ओवरचार्जिंग हो रही है? और अगर हो रही है तो आज क्यों नहीं 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार के चालान हो रहे हैं? नहीं, आज तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया ना। आज तो ठेकेदारी सिस्टम है। पहले ये कहते थे कि कार्टेलाइजेशन सिस्टम है, वो कार्टेलाइजेशन सिस्टम नहीं था, माफिया नहीं था जो ये माफिया कहते थे। एक दुकानदार कैसे माफिया हो सकता है? वो तो माफिया नहीं था। आज माफिया है जो काम कर रहा है, और पूरे तरीके से देखें, कोई धड़ल्ले से ले रहे हैं वो। अगर आप देखें पूरे धड़ल्ले से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ओवर चार्ज हो रहा है, और एक दुकान जो है महीने की 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया जो है ओवर चार्ज का ले रही है। वो मेरे कंज्यूमर का, हमारे जम्मू के लोगों की जेब कटी जा रही है, और उनकी जेब में हाथ डाल के उनसे पैसे निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर आपके समय में इतना अवेयर था कि अगर 1-2 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा था तो वो भी शिकायत करते थे कि भाई हमसे क्यों एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, तो आज कंज्यूमर क्या अवेयर नहीं है? आजकल के ज़माने में तो और ज़्यादा आसान होना चाहिए कि आप कंप्लेंट करेंगे अगर ओवर चार्जिंग हो रही है। देखें, अब बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे ज़माने में शराफत थी लोगों में, आज वो शराफत नहीं है। आज तो धड़ल्ले से लिए जा रहे हैं, भैया लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। कंज्यूमर की तादाद कम है, ये कोई एसेंशियल अकोमोडेटी तो है नहीं। ये तो एक है कि कोई अगर इसका सेवन करता है, वो कहता है यार दफ़ा मारो, क्या है मुझे लेना। और मैं आपको बताऊं, जो शराब पीने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को लेते हैं, यार शुक्र करो यार कोई देख ना ले हमें, क्योंकि हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में ये टोटल तरीके से पहले सोशल टैबू था। आज भी जो लोग सेवन करते हैं, यदा मिकदार उन लोगों की है जो घर में, जिसके बाप को नहीं पता है, चोरी छिपे वो पीते हैं होंगे, कोई कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो फैमिली में बैठ के पीते होंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। शिकायत करने से भी बचते हैं। लेकिन साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि जैसा आप कह रहे हैं कि छोटे कारोबारी इस समय सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाते, बिडिंग की अमाउंट इतनी होती है। जो लोग फिलहाल फिर बिडिंग करके, कम्पीट करके, जिन लोगों को ये लाइसेंस अलॉट हो रहे हैं, वो उतना मार्जिन कैसे निकाल पा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन तो उतना होता ही नहीं है जितनी आजकल बिडिंग हो रही है। क्या आप कह रहे हैं कि माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं इस टाइम पे? ऑब्वियसली हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? ये तो सारी चीज़ें हो रही है ना। देखो, सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं। देखो, कुल मिला के 8-10 लोग हैं जो पूरा इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। पहले 228 लोग हुआ करते थे, आज वो नहीं है ना। आज तो 6-8 लोग हैं वो जो पूरा ट्रेड को चला रहे हैं और थ्रू प्रॉक्सी चला रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट यही थी कि भाई आप अगर ई बिडिंग भी लाते हैं, लाओ यार, अगर आपने कोई सिस्टम को चेंज करना करो, लेकिन एटलीस्ट जो लोग काम कर रहे हैं उनको मत छेड़िए। आज मैं आपको बताऊं, लोगों के पास, हमारे लोगों के पास ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो आज अपना उस तादाद में नहीं है कि वो लोग काम कर सकें, आगे बढ़ सकें, वो नहीं कर सकते। हमारी यही था कि गवर्नमेंट को भी हम कहते हैं यार हमारे बारे में सोचा, हमें रिहेबिलिटेट करो ताकि हम अपने जो है डेली नीड्स जो है हम उसको पूरा कर सकें। लेकिन यहीं पर डिपार्टमेंट अक्सर ये कहता है और ये परसेप्शन भी लोगों में बनी जिस समय नई एक्साइज पॉलिसी आई। पहली चीज़ ये कि ये तो कोर्ट की जजमेंट से हुआ जो हुआ, तो ये तो करना ज़रूरी था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा, सरकार ने जो कहा यही कि कार्टेलाइजेशन ख़त्म करनी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है। पहले ज़माने में न जाने किस किस तरीक़ों से लोगों ने लाइसेंस खुद को इशू करवा लिए हैं, अब अगर उनके लाइसेंस ख़त्म हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है। और वही चीज़ जो आपने कही कि ये कोई एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं, एक इस तरीके का कारोबार है जिसको लेकर सरकार भी एक एक्साइज पॉलिसी में ही कहती है कि हमारी पूरी कोशिश है कि शराब का सेवन कम से कम हो। तो वहीं कैसे इंश्योर किया जाए कि भाई 268 और लाइसेंसेस को लाइसेंस इशू किया जाए, दुकानें भी और खोली जाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया कि पहले तो कोर्ट का रेफरेंस था, ऑनरेबल कोर्ट का, तो मैं उस पर भी थोड़ा अपना स्पष्टीकरण दूंगा कि देखें, जब ये 5 अगस्त 2019 को जब ये यूटी बनी तो उसमें 2 यूटी बनी, एक JNK एंड एक लेह लद्दाख। उसमें भी ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट तो एक ही है, अब जजमेंट एक ही थी, लेकिन लेह में उन्होंने वही सिस्टम रखा जो पहले वाला था। अब इन्होंने ऐसा कर दिया, शायद इन्होंने ये ऐसा किया होगा कि अगर हो सकता है हमारे ज़माने में रेवेन्यू का माता हो, लेकिन रेवेन्यू का हमारे से कोई लेना नहीं देना नहीं था।
जो भी रेवेन्यू फिक्स करती थी गवर्नमेंट करती थी। आप उसको उस तरीके से, और बड़े सारे तरीके थे, हम लोग पूरे तरीके से कोऑपरेट करते। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये हमारे ऊपर ये चीज़ लाते हैं, हम इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते। ऐसे फार्मूले हैं जो गवर्नमेंट ने आगे भी लगाए और बहुत सारे पैसे जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए, और आज भी जो है अपना रेवेन्यू जो है इंक्रीज इनका काफ़ी सारा हो सकता है। और ये धांधली नहीं होगी, एटलीस्ट स्मूथ सिस्टम से चलेगा। ये तो मतलब मैं अब क्या कहूँ कि अब हम भी इतनी देर चुप इस करके रहे कि यार देखो हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अब हमने मुझे एक शेर याद आता है अपना वसीम बरवाली साहब का, कि हमें महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं हैं जो सुनाई देंगे। तो हमने भी एक पॉलिसी अडॉप्ट की, भाई आप ही देख लो कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। और ये काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं इस चीज़ को मानते हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि अब पता नहीं क्यों ऐसी एक था, लेकिन आज भी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि हम वो ठेकेदार सिस्टम नहीं थे जो बाकी सारे एरिया को देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, वहाँ 1 साल के लिए आदमी आते हैं। यहाँ एक परमानेंट सोल्यूशन था, इनका रिन्यूअल बेस था। और जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर परमानेंट लगाते हो किसी को, तो वो मेरा ख्याल है कि वो डरता है ऐसे। जो आप ऐसे ही रूटीन में लगाते हो वो कहता पता नहीं कल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, जो जितनी धांधली होती है कर लो। वो चीज़ें काफ़ी सारी जो है नुकसानदायक हमारे जम्मू के लिए, और ख़ासकर ये जम्मू का ट्रेड था। और इसमें काफ़ी सारे लोग 99.9% लोग जम्मू के लोग थे जो काम कर रहे थे, वो आज बेरोजगार हो गए। जैसे कि मैंने कहा कि ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि ये जिन लोगों ने शराब के लाइसेंस लिए हुए थे, किसी की वाकफी थी तो उसलिए लाइसेंस ले लिए, कोई किसी को जानता था, किसी की सिफारिश थी, किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया और लाइसेंस ले लिए। और वही जैसा कि मैंने कहा कार्टलाइजेशन को लेकर भी कि एक ही परिवार के 4-4 लोग हैं, उनके नाम पर भी लाइसेंसेस जो हैं वो लिए गए थे। तो इसीलिए अब सरकार तो कहती है कि भाई ई टेंडरिंग सिस्टम है, कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, सभी के लिए ओपन है। कोई आम आदमी कल को उठ के कह सकता है कि भाई मुझे भी अगर इस कारोबार में एंटर करना है तो फ्री फॉर ऑल है। देखें ये भी एक बड़ी अच्छा सवाल है और पेचीदा सवाल है। उसमें मैं अपने आप को अपने फ्रंट फुट पे लाता हूँ। आप मेरी फ़ाइल एक्साइज डिपार्टमेंट से निकलवाएं और आप देखें कि मैं कितना मतलब पावरफुल आदमी था जो मुझे लाइसेंस मिला। मैं सबसे एक सादा आदमी था। और आपको मैं बताऊं, जो रिश्वत की बात की जाती है, मैंने अपनी मर्जी से जब मुझे लाइसेंस इशू हुआ तो मैंने एक शख्स को 2000 रुपया दिया, बाकी मेरा कोई पैसा कहीं पे नहीं लगा। और ये सच। और एक पलवी मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा और डंके की चोट पे कहूँगा। ये बात ठीक थी, करप्शन कम थी, आज करप्शन बढ़ी है। पहले क्या था कि जब 15,000 का फाइन होता था तो ऑफिसर हमारी दुकान के ऊपर आता था, हम हाथ जोड़ते थे भैया हमारा चलान मत करो। आज ऐसा नहीं है, आज सिनेरियो चेंज है। आज जो है एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बैकफुट पे है, क्योंकि उसके हाथ भी आज कुछ नहीं है। क्योंकि आज बड़े बड़े लोग आ गए, दिग्गज लोग आ गए, वो कहाँ मानते हैं किसी को, नहीं मानते वो किसी को। हमारे ज़माने में ये नहीं था। तो आप क्या डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है इसे भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया जाए और जो पुराने कारोबारी थे उन्हें अकोमोडेट किया जाए, या आपको भी यही लगता है कि सरकार ने एक बार जो फैसला ले लिया उसे बदलने के बारे में अब सरकार सोचेगी नहीं? जहाँ तक मुझे मैं जो महसूस करता हूँ कि सरकार जो होती है, चाहे वो एलजी सरकार है, चाहे वो पॉपुलर गवर्नमेंट सरकार है, उसका ये रहता है कि अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छे ढंग से उनको अकोमोडेट करे। ये तो हमारा रोज़गार लगा था, हम तो इसको रोज़गार के तरीके से चला रहे थे ना। तो जो चल रहा था उसको भी अगर आप छीना है तो आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेंज लाने की ज़रूरत है। रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा और एक स्मूथ सिस्टम चलेगा, कोई चोरी चकारी नहीं होगी और एक अच्छे ढंग से काम चलेगा। ये नहीं है कि हम किसी को दोष दे रहे हैं। देखें, कोई भी चीज़ होती है कई बार ट्रायल बेस पे होती है, तो हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट ठीक बैठता है या नहीं बैठता, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे लोगों का रोज़गार। अभी आप एक चीज़ और ऐड करता हूँ। अब देखिए कि हमारे ज़माने में जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती थी तो 8-8, 10-10 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया
जो था इनकम टैक्स जाया करता था पर शॉप का। तो आज तो मैंने सुना कि कई दुकानें पिछले साल घाटे पे दिखाई गई, तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा इनकम टैक्स को भी घाटा है। और एक चीज़ देखें, इनकी प्लानिंग क्या रहती है कि दुकानें खरीदते हैं ये, कहीं पे 10 दुकानें इनके अपने रिलेशन में आ गई तो 2 दुकानें 4 दुकानें उसमें बीच में से फॉरफिटेड कर देते हैं, 7 लाख रुपए छोड़ दिया ताकि वो 6 दुकानें जो हैं वो अच्छी खासी सेल करें। और उससे भी गवर्नमेंट का नुकसान होता है कि नुकसान ये होता है कि जो MGR होती है वो पहले 10 दुकानों की आनी थी, अब 4 दुकानों की आ रही है, 6 दुकानों की आ रही है। इसके साथ साथ में जैसे कि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं एक लंबे समय, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो कारोबारी हैं जिनका अब दुकान तो है नहीं उनके पास, तो अभी अपना घर किस तरीके से चला रहे हैं? क्या एडिशनल बिजनेसेस भी उन्होंने रखे हुए थे जिससे वो अभी अपना गुजारा कर रहे हैं, या अभी वो फिलहाल इंतज़ार में है, इस इंतज़ार में कि LG सरकार जाए, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आए तो दोबारा से हम अपील करना शुरू करें? क्योंकि चांसेस अक्सर यही होते हैं कि जिन सरकारों को आपने चुना होता है वो आसानी से जो है वो लोगों की बात सुनती है, या LG सरकार है इसके सुनने के चांसेस थोड़े कम है। नहीं, मैं तो थोड़ा सा आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। मैं तो किसी से भी खफा नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आज LG साहब की सरकार है तो LG साहब क्यों नहीं इसको ठीक करेंगे? वो भी करेंगे। पॉपुलर गवर्नमेंट की तो बात अलग है, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग होने चाहिए। आज क्यों नहीं है वो लीडर कहाँ है? वो क्यों नहीं बोले अपने? एक देखें, एक लीकर को छोड़ दीजिए, एक ट्रेड खत्म हो गया, लोगों के रोज़गार चले गए। आज जैसे आपने कहा कि वो आज किसी एडिशन बिजनेस में गए होंगे कुछ लोग गए भी हैं, लेकिन वो वहाँ जाके भी सेट नहीं हो पाएंगे। आज देखें 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है किसी, वो बेचारा लगा था अपना काम करने में। आज हमारे उधमपुर में जाइए, वो पुराने लोग थे बेचारे, वो इसी में खुश थे, यार चलो कुछ ना कुछ आ रहा है। आज देखें, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, आज भगवान करे सबके बच्चे अच्छे हों। आज आप रोज़ आया दिन देखते रहते हैं कि बुज़ुर्गों की क्या हालत है। अगर बुज़ुर्ग के पास रोटी रोज़ी हो, छोटा मोटा काम कर रहा है, तो उसके लिए एक अच्छी बात है। तो मेरी तो ये आज की LG सरकार से भी रिक्वेस्ट है बहुत सारी कि आप इसको देखें और रिव्यू करें। देखें, ये ठीक है कि कुछ लोग काम है, लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनके पास काम नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर उनके पास काम है तो आप बोल दीजिए, भैया आप काम कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि पहली बात तो ये कि संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर कि जितने चेक्स एंड बैलेंसेस पहले शराब के कारोबारियों के ऊपर हुआ करते थे, आज के समय में इस नई एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद और ई टेंडरिंग हो जाने के बाद उस तरीके से ओवरचार्जिंग के ऊपर चेक नहीं रखा जा रहा जिस तरीके से रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यही कि वो कारोबारी जो इस ट्रेड के साथ सालों से जुड़े हुए थे, वो LG सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बारे में भी सोचा जाए। आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं सिस्टम में, ये अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने कारोबारी थे जिनका लाइवलीहुड उनसे छिन गया है, उनके बारे में भी कुछ सोचें।